जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आए एक दोस्तों आपके लिए यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और आगामी एग्जाम के लिए आपके जीएस यानी कि जीके का एक मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में हम पढ़ेंगे 35 क्वेश्चन को देखने वाले इस मॉक टेस्ट में। तो फटाफट से सेशन को आप सारे विद्यार्थी शेयर करें। एक बार कमेंट करके बता दो सभी को वॉइस आ रही है क्या? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार बताइए फटाफट से सारे विद्यार्थी। फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन को करे भाई, एक बार कमेंट करें सारे, बताइए कि वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? हम्म, तो जितने विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर कोई आप किसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की एक वीडियो बना दो, तो वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो सारे विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? अगर हमारे पीएम की सेवानिवृत्ति की अगर बात की जाए तो कितनी उम्र होती है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 60 वर्ष, ऑप्शन दिया है 70 वर्ष, ऑप्शन दिया 80 वर्ष, या कोई सीमा नहीं होती। प्रधानमंत्री के पद पर सेवानिवृत्ति की क्या सीमा होती है? हमारे बीच में दीपक जुड़े हैं, जय सिया राम भाई साहब। राजवीर जुड़े हैं, जय हिंद भाई राजवीर। अभी गुजर जुड़े हैं, राम राम गुरुजी, राम राम। अर्जुन जुड़े हैं, राम राम गुरुदेव, राम राम भाई साहब। प्रशांत जुड़े हैं, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करना दोस्तों। प्रधानमंत्री की जो सेवानिवृत्ति है, याद रखना प्रधानमंत्री के पद की सेवानिवृत्ति नहीं होती। सेवानिवृत्ति याद रखना आपको, एक तो हाई कोर्ट में होती है जजों की, कितने वर्ष की होती है? 62 वर्ष की। एक सुप्रीम कोर्ट में होती है जजों की, कितने वर्ष की होती है? 65 वर्ष की। लेकिन प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति ना होकर अपने पद का क्या होता है? कार्यकाल होता है। ये आपको ध्यान देना। इसके पद का क्या मिलता है आपको? कार्यकाल। और ये कार्यकाल कितने साल के लिए होता है भैया? 5 वर्ष के लिए पद का कार्यकाल होता है, जबकि सेवानिवृत्ति नहीं होती। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कोई सीमा नहीं होती। ये ध्यान देना। अगर प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं कि देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था उसका नाम आपको बताना है। हमारे देश का जो पहला प्रधानमंत्री था उसका नाम आता है माफी चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके राष्ट्रपति था। लेकिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पे जो बनी थी वह आपको ध्यान देना, इंदिरा गांधी। कौन भैया? इंदिरा गांधी। तो सभी विद्यार्थी सेशन को लगाइए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, कि वर्ष 1975 से लेकर 1977 के बीच आपातकाल लगा था। और आपको पता है कि सर ये हमारे देश का तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था। कौन सा? तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था। और इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना, इस आपातकाल के समय आपके अगर राष्ट्रपति पूछ ले, राष्ट्रपति, तो याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ के क्या थे? राष्ट्रपति। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय के बीच में जो प्रधानमंत्री थे वह याद रखना आपके इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी आपको ध्यान देना है। तो मनीष जुड़े, जय सिया राम गुरुजी, जय श्री राम, राम राम भाई सभी को। तो इंदिरा गांधी इस समय क्या थे? आपके प्रधानमंत्री। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो कब लगा था? 1962 में। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उस समय आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा आपातकाल लगा था आपके 1971 में। और इन 1971 के समय आपके प्रधानमंत्री की बात करें तब भी आपको क्या बताना है? इंदिरा गांधी। लेकिन आपके राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। लेकिन इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद, आपको ध्यान देना है। और प्रधानमंत्री की अगर बात कर ले तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपको ध्यान देना है सर 1966 में, 24 जनवरी। इसी कारण 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सांसदों की अयोग्यता। अब ये सांसदों का मतलब क्या है गुरुजी? देखो, सांसदों का मतलब वो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? संसद के सदस्य। संसद के जो सदस्य होते हैं। अब संसद के सदस्य कौन होते हैं? एक तो लोकसभा होती है और एक क्या होती है? राज्यसभा। अब इसके अंदर जितने भी आपके सदस्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सांसद या सांसदों। तो यहां पूछा है कि सभी सांसदों की अयोग्यता, अगर ये चुनाव में खड़े होते हैं तो चुनाव के लिए ये योग्य नहीं है, उसकी अयोग्यता से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है?
तो किसी भी संसद के सदस्य के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उसका फैसला कौन करता है? तो ध्यान देना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता, चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग अकेला नहीं करता। ये चुनाव आयोग किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति की सलाह पर। तो कभी प्रश्न आ जाए कि हमारे चुनाव आयोग के अंदर, याद रखना, एक तो राष्ट्रपति प्लस में उप राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, इन सभी का ये क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। लेकिन विवाद को कौन देखता है? तो याद रखना, चुनाव आयोग देखता है इन सांसदों का। और किससे परामर्श लेगा? ये राष्ट्रपति। याद रखना, अनुच्छेद 103 में तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि सभी सांसदों के विवाद से संबंधित फैसला कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के परामर्श पे कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, हरियाणा की संसदीय सीटों की लोकसभा की सीटें पूछ सकता है। तो आपसे कई कई स्टेट के लोकसभा सीटें पूछी जा सकती है। जैसे आपसे बोल दे कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25, और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 25। लेकिन सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में देखने को मिलती है? यूपी में। और यूपी के बाद जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कहां देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में 48 सीटें। और उसके बाद जो सर्वाधिक सीटें देखने को मिलती है वह पश्चिम बंगाल में सीटें मिलती हैं आपको 42 सीटें। कितनी भैया? 42 सीटें। बिहार में आपके 40 सीटें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है आपकी? 10 सीटें हैं दोस्तों। जबकि हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटें कई बार पूछी जाती है कि यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना 90 सीट है। कितनी सीट है? 90। यहीं पे राज्यसभा की अगर सीटें पूछ ले कि राज्यसभा की सीट कितनी है, तो आपको बताना है 5 सीट है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट जबकि राज्यसभा की 5 सीट है। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें बतानी है आपको फटाफट से, कितनी है वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें। वेरी गुड, मनीष का जवाब आया कि गुरुजी 543 सीटें। और 543 में से सर्वाधिक किस राज्य में निर्वाचित होते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में। अर्जुन का भी जवाब आया कि सर 545। 545 पहले होती थी, लेकिन अब आपकी कितनी बतानी है? 543 ही बतानी है। अधिकतम पूछे तो 550 बतानी है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे अधिक है? अभी जस्ट पढ़ा है इस प्रश्न को। ये प्रश्न तो सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए भाई साहब। दीपक चौधरी ने जवाब दिया कि सर 543 ठीक है, लेकिन अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि किस राज्य के अंदर आपके लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हमें देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश, यूपी में सर। यूपी के अंदर जो सीटें हमें देखने को मिलेगी वह कितनी सीटें मिलेगी? 80 सीट मिलेगी। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी तो कितनी सीटें मिलेगी? 25। वहीं आपके पूछ ले राजस्थान के अंदर सीटों की अगर बात करें तो कितनी है? 25। लेकिन तमिलनाडु के अंदर आपके लोकसभा सीटें कितनी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा सीटें आपको बतानी है कितनी है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें। बताइए दोस्तों फटाफट से आप। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा सीटें कितनी है? तमिलनाडु के अंदर लोकसभा सीटें, याद रखना तमिलनाडु के अंदर जो लोकसभा सीटें वो कितनी है? 42 है। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 48 सीटें हैं। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की 40 सीटें हैं। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 39 सीटें। कितनी सीटें हैं? 39 सीटें। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो याद रखना 29 सीटें। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई साहब फटाफट से आप। क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है?
आर्टिकल 61 बताना ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 61 का जवाब देना है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें। अनुच्छेद 61 की बात कर रहा हूं मैं। बताइए एक बार, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? बी ऑप्शन बता रहे कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का जो संबंध पूछ लेगा ये 352 में, किसमें है, 352 में। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 51 ए के अंदर इसका उल्लेख दिया गया, जबकि वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो 360 के अंदर, किसके अंदर दिया गया भैया, 360 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि भारत में एकल नागरिकता का उल्लेख, एकल नागरिकता का उल्लेख बताना किस आर्टिकल के अंदर, एकल नागरिकता का उल्लेख आपसे पूछ रहा है, एक बार बताइए भाई फटाफट से, एकल नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। और आपको पता होनी चाहिए हमारी जो नागरिकता है वो किस प्रकार की है, एकल यानी कि सिंगल सिटीजन, यानी कि हम केवल भारत देश के निवासी है, ना किसी राज्य के निवासी है। जबकि अमेरिका में वहां के राज्य का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है, यानी कि अमेरिका में जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख किया गया। नागरिकता का उल्लेख आपको याद रखना, भाग संख्या सेकंड में इसका उल्लेख किया गया। नागरिकता को हमने कहां से ग्रहण किया गया, तो आप बोलोगे यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन में ना मिले तो आपको ब्रिटेन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्रिटेन आपको जरूर ऑप्शन में मिल जाएगा। रूस से हमने जो लिए गए उसका नाम आता है मूल कर्तव्य, क्या लिए गए, मूल कर्तव्य। जबकि आयरलैंड से जो लिए गए उसका नाम आता है आपके भैया मौलिक, सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आपको ध्यान देना। वहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली किसान सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया था। बारदोली जो किसान सत्याग्रह है दोस्तों, ये आपके 1928 में हुआ था, और ये कहां पे हुआ था, गुजरात में। कहां हुआ था दोस्तों, गुजरात में। और इसका नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, ऑप्शन में दिया गया बलदेव सिंह के द्वारा। बलदेव सिंह का एक पर्सन याद रखना, हमारे देश के पहले क्या बन जाएगा, रक्षा मंत्री। तो हमारे देश के पहले जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे भैया, आपका राइट उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और यहीं की महिलाओं के द्वारा इसको किसकी उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद में कलकत्ता में एक खुद का दल चलाया, एक पार्टी चलाई। इस पार्टी का नाम बताना, इस पार्टी का नाम क्या है। सन 1939 के अंदर इस पार्टी की स्थापना की जाती है, और कहां पे की जाती है, कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई। और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस। और इस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बोलोगे सर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वहीं पे अभिनव भारत की जो स्थापना की थी ये बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी 1904 के अंदर। वहीं पे आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद फौज की अगर बात करें तो सेना बोल दो या फौज, इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। आपको पता है कि अकबर के शासन काल में
अकबर के नवरत्न थे, कितने रत्न थे? नवरत्न। और इन नवरत्नों में से प्रमुख आपको बताना है वित्त मंत्री, जिसे भू राजस्व मंत्री कहते हैं, भू राजस्व मंत्री कहा जाता है। वित्त मंत्रालय इसी के पास था, इसका नाम बताना। उत्तर संख्या अभी कह रहे सी उत्तर आएगा, अर्जुन कह रहे ए उत्तर आएगा। देखो बीरबल जो था यह था एक सलाहकार, सलाहकार। तो बीरबल क्या था? एक सलाहकार। जबकि तानसेन क्या था? एक संगीतकार। और जबकि मानसिंह क्या था दोस्तों? आपके प्रमुख सेनापति। क्या था दोस्तों? प्रमुख सेनापति। तो ऑप्शन बच गया आपके राजा टोडरमल। तो टोडरमल क्या था भैया? यहाँ का वित्त मंत्री। जबकि जो अबुल फजल आपको मिलेगा, अबुल फजल, तो अबुल फजल याद रखना ये एक क्या था? साहित्यकार, साहित्यकार। तो साहित्यकार कौन था? अबुल फजल। जबकि प्रमुख जो कवि के रूप में कार्य करता था, तो कवि था इसका फेजी। कौन था भैया? फेजी, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश बताना है, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद आपके मोहम्मद गोरी का राज रहता है। और मोहम्मद गोरी के जाने के बाद दिल्ली के ऊपर दिल्ली सल्तनत काल की नींव रखी जाती है। और दिल्ली सल्तनत काल की नींव रखने वाले वंश का नाम बताना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। और 1206 के द्वारा किस वंश की नींव रखी जाती है? अभी बता रहे हैं कि सर ए ऑप्शन आएगा खिलजी। मनीष कह रहे बी उत्तर। बिल्कुल भाई बी उत्तर इसका राइट है, क्योंकि गुलाम वंश की नींव रखी गई थी सबसे पहले 1206 से लेकर आपके याद रखना 1290 तक, 1290 तक। लेकिन खिलजी वंश चला था 1290 से लेकर आपके 1320 तक। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट वंश था लोधी वंश, क्योंकि लोधी वंश का समय था 1451 से लेकर आपके 1526। और उसके बाद में आपके कौन सा वंश आ गया आपके? तो याद रखना मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के बाद शासक बना और उसने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो इनमें से कौन सा आपके वंश यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद एक शासक बनता है? और उसका नाम बताना है कि जिसने क्या की थी? आपके गुलाम वंश की नींव रखी थी। ये प्रश्न अभी पढ़ा था हमने जस्ट। मनीष का उत्तर आया कि गुरुजी ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, इसको कुरान खां कहा जाता है, इसे आपके मलिक की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। पोलो या चौगान खेलते समय 1210 में घोड़े से गिरकर इस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ओलंपिक खेलों में सबसे पहले महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कौन से ओलंपिक में शुरू हुई थी? तो वह कौन से ओलंपिक खेल हैं जिसमें सबसे पहले महिलाओं को शामिल किया गया? लेकिन याद रखना सबसे पहले आपके पुरुष ही शामिल हुए थे 1896 के ओलंपिक खेलों में। लेकिन बाद में अगले ही ओलंपिक खेल में यानी कि सेकंड ओलंपिक के अंदर सेकंड ओलंपिक खेल हुए थे 1900 के अंदर, और ये कहां होते हैं? पेरिस में। और इसी खेल के अंदर याद रखना आपके महिलाओं के साथ साथ फुटबॉल को भी मान्यता दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट है। पेरिस ओलंपिक खेल 1900 में आपको याद रखने। लेकिन 1900 के अंदर भारत के व्यक्ति द्वारा भी भाग लिया था, लेकिन भारत की पूरी टीम ने भाग लिया था 1920। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत देश ने कौन से ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो आप बोलोगे 1900 में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि नृत्यों और उसके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहां पे जोड़ा सही बताना है कि उस राज्य का नृत्य उस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया आपके गोमीरा उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, और सत्रिया मणिपुरी, और आपके कलाईपुरम कुट नाटक, ये किससे संबंधित है?
अगर इस प्रश्न के राइट उत्तर देखा जाए तो आपका कौन सा राइट उत्तर बनेगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। सही युग्म की बात कर रहे हैं तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यक्षगान कहाँ का फेमस है भैया, कर्नाटक का। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो आपके गोरमिया दिया गया है झारखंड से रिलेटेड है, सत्रिया की अगर बात की जाए तो ये असम से रिलेटेड है, और ये आपके कलारी पायटुम ये आपके केरल से रिलेटेड है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। योजना आयोग किस वर्ष बना था, और जो बाद में चल के नीति आयोग बन जाता है। आपने सुना होगा पहले ये योजना आयोग था जो पंचवर्षीय योजना को करवाता था। इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो देश का प्रधानमंत्री, लेकिन अब योजना आयोग ना होकर ये नीति आयोग है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि नीति आयोग कब बना, तो नीति आयोग जो बना था दोस्तों ये 1 जनवरी 2015 को, जबकि योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह आपको याद रखना देश का प्रधानमंत्री आपका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग किया जाता है। देखो मवेशियों का मतलब होता है जिसके माध्यम से हम खेती करते हैं, जैसे बैल हो गए आपके, और भी आपके पशु के द्वारा हम कृषि करते हैं। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर जब खेती की जाती है तो वहां के बैलों की पूजा करते हैं और फिर खेती को शुरू करते हैं। तो ये किस त्योहार से रिलेटेड है, तो याद रखना इस त्योहार को कहा जाता है आपके भैया पोला त्योहार। क्या बोला था इसको, पोला त्योहार आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पोला त्योहार कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, जो एक किससे रिलेटेड है भैया, कृषि पूजा से। तो कई बार प्रश्न आ जा सकता है कि पोला त्योहार किससे संबंधित है, सर ये कृषि पूजा से रिलेटेड है जहां पर इनके बैलों की पूजा की जाती है, और इस त्योहार का नाम है पोला त्योहार, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमावर्ती क्षेत्रों पे देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक आपको बताना है। ये पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, या आपके अमिताभ घोष के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव देख रहे हैं। मनीष का उत्तर आया सी उत्तर, प्रदीप ने उत्तर दिया है सी उत्तर, दीपक का उत्तर आया सी उत्तर, जबकि अर्जुन नाथ कह रहे हैं गुरुजी इसका बी उत्तर आएगा। बी में क्या कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक। सर्वोदय नामक पुस्तक भी इसी की है, महात्मा गांधी की, ठीक है ना। गीतांजलि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की, आपको याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, शीला दीक्षित, अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, या हर्षवर्धन के द्वारा। बताइए माई लाइफ माई टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें। अरुण जेटली या अरविंद केजरीवाल। अभी राठौड़ कह रहे हैं उत्तर संख्या बी आएगा। शिवनाथ का उत्तर सी, पहले वाले प्रश्न का उत्तर दिया, इस वाले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि माई लाइफ माई टाइम्स नामक जो पुस्तक लिखी है वर्तमान में आम आदमी पार्टी के जो लीडर है, जो 2012 में इसकी नींव रखी गई थी, झाड़ू इसका चुनावी चिन्ह है, जो दिल्ली के सीएम है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। माई लाइफ माई टाइम्स। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इसका लेखक आपको बताना है। रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लूटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या इमुन अल्ट कांट के द्वारा, या सुक्रांत के द्वारा। देखो रिपब्लिक किसी क्षेत्र का न्याय करने से संबंधित, और ये प्लूटो के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, प्लूटो के द्वारा ये लिखी गई। अगले प्रश्न को देखिए, कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया। ये किसके जीवन पे लिखा गया कर्म योद्धा।
कर्म योद्धा नामक आपको बताना है। और इस कर्म योद्धा पुस्तक का जो विमोचन किया गया, विमोचन की अगर बात की जाए, इसका विमोचन किया गया 2020 में गृह मंत्री कौन भैया, अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। और ये पुस्तक लिखी गई है वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है भैया, नरेंद्र मोदी के ऊपर। किसके ऊपर भैया, नरेंद्र मोदी के ऊपर। अगले प्रश्न में देखिए, संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है। संजय बारू का संबंध किस पुस्तक से रिलेटेड है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पीछे करवा रखे हैं, तो फटाफट से जवाब दीजिए। संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया का, या द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो इस पुस्तक का जो आपको याद रखना, ये पुस्तक मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है, जिसका नाम आता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, द इको बॉक्स पुस्तक किससे ने लिखा। द इका बोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, जिसके द्वारा आपके हैरी पॉटर नामक पुस्तक भी लिखी गई है, जेके रोलिंग। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23वां देखिए, आपके 35 क्वेश्चन में से 23वां क्वेश्चन है ये आपके। माइंड मास्टर विंस हेल्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ आत्मकथा किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बी उत्तर बताया, विश्वनाथ आनंद। बिल्कुल शिवनाथ आपका राइट उत्तर है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आपके विश्वनाथ आनंद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, ड्रीम फ्रॉम माई फादर। ड्रीम फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखना है दोस्तों आपको। जो अभी आपने देखा होगा, जॉन बाइडेन जो कहां के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के, उससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की जो पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक, इसी की पुस्तक है। अगले प्रश्न में देखिए, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या बतानी है कि बांग्लादेश के अंदर जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। याद रखना, इसमें से 300 सीटें निर्वाचित होती है। कितनी सीटें, 300 सीटें निर्वाचित होती है, और 50 सीटें महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो 50 सीटें आरक्षित है। कैसे भैया, आरक्षित। और आरक्षित किन के लिए, महिलाओं के लिए। तो टोटल बांग्लादेश के अंदर जो संसद की जो सीटें हैं वो कितनी हो जाएंगी भैया, आपके 350। आपको ध्यान देना, यहां की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि यहां की संसद को क्या बोलते हैं, तो याद रखना जातीय संसद। तो जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है, तो आप बोलोगे सर बांग्लादेश की संसद का नाम है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, बांग्लादेश मुक्ति दिवस मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ था। बांग्लादेश के ऊपर जो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से के ऊपर इंदिरा गांधी के समय युद्ध हुआ था, जिसे हमने दूसरे आपातकाल के रूप में जानते हैं 1971 में। लेकिन ये युद्ध कब आपके समाप्त हुआ था, समाप्त पूछ रहा है। तो याद रखना, ये 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को, ये आपको ध्यान देना है। इसी कारण हम 16 दिसंबर को एक दिवस बनाते हैं। इस दिवस का नाम आता है विजय दिवस। तो अक्सर कई बार प्रश्न आते हैं कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 16 दिसंबर को। जबकि कारगिल विजय दिवस की बात करें तो 26 जुलाई बताना है। तो कई बार अक्सर पूछते हैं कि विजय दिवस का संबंध किससे है, तो बांग्लादेश के युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। और यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। और 1971 में यह युद्ध समाप्त हुआ। तो 1971 में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश स्वतंत्र की बात है तो 1971। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। तो भारत में बाघों की गणना, यानी कि हमारे देश में कितने बाघ बचे हैं, इनकी गिनती कराने के लिए एक आपकी क्या चली भैया, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, एक मिशन चलाया गया था, वो आपको बताना है। ये प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था बाघों की गणना करने के लिए। तो बाघों की गणना करने के लिए जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, ये 1992 में, 1973 में, 1982 में, या 1979 के अंदर। तो बाघ जो परियोजना की शुरुआत होती है दोस्तों 1973 में। और कहां से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। याद रखना, भारत में सर्वाधिक बाघों की जो संख्या है वह मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है।
बाघ दिवस कई बार पूछा जाता है, कब आता है? तो याद रखना 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में बनाते हैं। जबकि आपके एशियाई शेर दिवस की बात करें तो 10 अगस्त को मनाया जाता है आपके एशियाई शेर दिवस की बात करें। जबकि बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को। बाघों की गणना किस वर्ष शुरू की गई? 1973 में। और 1973 में हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी किसे घोषित किया गया? बाघ को घोषित किया गया। किसको भैया? बाघ को। अगले प्रश्न में देखिए, बाघों की दृष्टि में याद रखना विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो बाघों की तुलना में विश्व में पहला देश भी किसका है? भारत का। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटक स्थल अर्क अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर पड़ता है? दोस्तों ये बताना आपको। तो ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अरकू नामक एक घाटी क्षेत्र है, अरकू नामक। जैसे आपसे बोल देगा फूलों की घाटी कहां पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर। शांत घाटी कहां पड़ती है? केरल के अंदर। आपको सिलिकॉन घाटी पूछ लेगा कहां पड़ती है, तो आप बोलोगे सर बेंगलुरु में। एक घाटी का नाम मिलेगा चुंबी घाटी। क्या मिलेगा भैया? चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी कहां पड़ती है? तो आप बोलोगे गुरुजी ये पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर नहीं, सिक्किम के अंदर। कहां पड़ती है भैया? सिक्किम और नेपाल की सीमा के अंदर। एक आएगा कश्मीर घाटी कहां पड़ती है, तो आप बताओगे जम्मू एंड कश्मीर में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र एक गणराज्य बना। तो यानी कि जो हमारा पड़ोसी पूर्वी देश है, दूसरा पड़ोसी पूर्वी देश जिसका नाम आता है वर्मा, आज इसे वर्तमान में बोलते हैं म्यांमार। क्या बोलते हैं? म्यांमार। इस म्यांमार को एक पूर्ण आपके सप्रभु गणराज्य की जो संज्ञा दी गई थी, ये कब दी गई थी? 1948 में। लेकिन भारत से ये अलग हो जाता है। भारत से अलग कब होता है? 1937 में। कई बार प्रश्न आता है कि जो बर्मा हिस्सा था ये भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन ये भारत से अलग कब हुआ? तो आपको बताना है 1937 में। लेकिन इसे एक सप्रभु गणराज्य का दर्जा कब मिला? 1948 में। और 1948 में किस महापुरुष व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? ये बता दो। 1948 में किस महापुरुष व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? दोस्तों फटाफट से कमेंट करें। 1948 में किस महापुरुष व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? दोस्तों फटाफट से बता दो। इसका उत्तर तो सभी दोगे आप। 1948 में किस महापुरुष व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? गांधी जी की। बिल्कुल 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस दिल्ली के अंदर नाथूराम गोडसे के द्वारा इसे गोली मार के इसकी हत्या की जाती है। अगले प्रश्न को देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1986 के अंदर पारित हुआ था। ये आपको ध्यान देना। पर्यावरण अधिनियम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो कई बार पूछ सकता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके 1972 में। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को शामिल किया गया? तो यानी कि जो कृषि नामक विषय है ये केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है या दोनों का है? दोस्तों या तो संघ सूची में इसका उल्लेख मिलेगा या कोई अपशिष्ट विषय है क्या ये, या राज्य सूची में है या आपके समवर्ती सूची में। कृषि, अब कृषि कहां होती है? गांव में होती है। और गांव पे अधिकार किसका होता है? राज्यों का होता है। तो यानी कि कृषि नामक जो विषय है वो किस सूची के अंदर है? राज्य सूची। और राज्य सूची के अंदर वर्तमान में विषयों की संख्या याद रखना, आपके कितने विषय मिलेंगे? आपको 62 विषय आपको बताना है। राज्य सूची में कितने विषय? आपके 62 विषय। कई किताबों में 61 मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन पहले एक विषय और ऐड कर दिया। टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 62 विषय। संघ संवर्ती सूची में आपके 101 विषय हैं, वहीं पे आपके संवर्ती सूची में आपके 53 विषय। तीनों सूचियों में एक एक विषयों को और ऐड किया गया है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, एक युवा डैश को जोए कहा जाता है। यानी कि इसमें से किस चीज को जोए के नाम से जानते, यानी कि वह कौन सा आपके जानवर है जो यंग अवस्था में, और यंग अवस्था में उसको जोए के नाम से उसे पुकारा जाता है। हाँ, जोए कार्ड के रूप में उसे
जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है आपके जेब्रा, कंगारू, क्रोकोडाइल या पीकॉक। किसको कहा जाता है, फटाफट से बताइए। तो जोए के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ये प्रश्न तो उत्तर 200 सारे दोगे भाई साहब आपके। उत्तर संख्या प्रदीप ने बताया सर पीकॉक को। नहीं भाई साहब, ये आपको कंगारू को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? कंगारू। और कंगारू किस देश का आपके एक सिंबल भी आपने देखा होगा, कंगारू। तो कंगारुओं का देश कौन से देश को कहा जाता है या किस महाद्वीप को बोलते हैं? फटाफट से कमेंट करें। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा संबंधित किससे है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, अब भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु का परीक्षण। उस परमाणु के पहले परीक्षण का जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो 18 मई 1974 को किया गया था, 18 मई 1974 को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के परीक्षण का ही नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था, जो 18 मई 1974 को किया गया था। बाद में जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योमित्र का संबंध बताना है। ये क्या चीज है व्योमित्र? तो व्योमित्र का संबंध बताइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट का, फटाफट से कमेंट करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योमित्र नामक क्या चीज है आपके? भारत का एक पहला मानव युक्त मंगल मिशन है, या एक भारतीय अंतरिक्ष यान है, या एक भारतीय रोबोट का नाम है? याद रखना ये एक भारतीय रोबोट है, जो पूर्ण रूप से कैसा रोबोट है? एक महिला रोबोट है। कैसा रोबोट है? एक महिला रोबोट है। और इस रोबोट का नाम रखा गया है व्योममित्र। क्या नाम रखा गया है? व्योममित्र आपका नाम रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का, मॉक टेस्ट का, और सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि 35 में से आपके कितने राइट है दोस्तों। 35 में से आपने कितने सही किए हैं, फटाफट से बताइए। 35 में से आपके राइट है। और प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में इनर लाइन परमिट यानी कि आंतरिक रेखा परमिट लागू नहीं है? भारत के 4 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। अगर उन राज्यों के अंदर आप इंटर करते हो तो आपको उन राज्यों से एक परमिट लेना पड़ता है। तो परमिट लेने वाले राज्य एक अरुणाचल प्रदेश है, एक आपका याद रखना सिक्किम नहीं मिजोरम है, और नागालैंड है आपका, और एक मणिपुर है, सॉरी मणिपुर। तो इसमें से कौन सा राज्य आपके इनर लाइन परमिट नहीं है? तो याद रखना सिक्किम राज्य इनर लाइन परमिट के अंदर शामिल नहीं होता। तो फटाफट से जवाब दीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं 35 में से। ये मॉक टेस्ट था अपना 4th नंबर का। जिसने अभी तक मॉक टेस्ट 1 2 3 नहीं लगाए तो वो वीडियो को आप देख सकते हो जाकर। और इसी प्रकार से डेली आपकी क्लास लाइव रहती है। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।